भोजन इस प्रकार से लीजिए कि आपको ऐसा ना लगे कि भूख लगी हुई है, क्योंकि अगर भीतर आपको लगा कि भूख लगी हुई है, फिर आप आज नहीं कल, कल नहीं परसों इसका बदला लेंगे और ओवर ईटिंग करने लगेंगे। तो इसके 2-3 प्रकार हैं। एक प्रकार है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कुछ लोगों पे खूब अच्छा असर करता है। और एक दूसरा प्रकार इससे भी ज़्यादा अच्छा, वो है हर 2 घंटे में कुछ खाना, छोटी छोटी मात्रा में। नॉर्मली हम 3 मुख्य भोजन लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मैं चाहूँगा आप इसको बढ़ा दीजिए, बड़े बड़े 3 भोजन की बजाय आप छोटे छोटे 6 या 8 भोजन लीजिए, क्योंकि आप थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं। हर 2 घंटे बाद आपके पेट में भोजन पहुंचा, आपके शुगर लेवल बढ़ी, आपके मस्तिष्क में खबर पहुंची भूख नहीं है, पेट भर गया है। इस प्रकार आप पाएंगे कि 1200 कैलोरी का भोजन करके भी आप एकदम प्रसन्न हैं और सेटिस्फाइड हैं। आपको लग रहा है कि कोई भूख नहीं है, मैं खूब अच्छे से भोजन ले रहा हूँ। और हमेशा याद रखिए, अपने पसंद वाले भोजन लीजिए। जब मैंने पहली बार भोजन घटाया था, तो आपको बता दूं, मुझे जो चीज़ें बहुत पसंद हैं, आइसक्रीम और लस्सी, मैंने इन 2 का भरपूर सेवन किया। हाँ, मात्रा थोड़ी हो गई, रोज़ लस्सी पीता था, रोज़ आइसक्रीम भी खाता था। हाँ, बाकी का पेट भरता था खीरा ककड़ी से, कद्दू से, प्याज टमाटर से, सलाद से, अन्य चीज़ों से। लेकिन अपनी पसंद की चीज़ ज़रूर लेते रहे। अगर हमने अपनी पसंद के आइटम नहीं लिए तो इस प्रक्रिया को हम लंबा नहीं खींच पाएंगे। हम जिद्द में हठी होकर 10-15 दिन, महीना भर कर लेंगे, फिर सब छूट जाएगा। लेकिन अगर हमने अपनी पसंद के आहार लेते रहे, हम इसको खूब लंबा खींच सकते हैं। तो मैंने सफलतापूर्वक 25 किलो वज़न घटाया है और वह मेंटेन है आज तक, वापस रिवर्स नहीं हुआ। जो लोग खूब ज़्यादा फास्टिंग करके या नेचुरोपैथी वालों की मान के या डाइटिशियन की सलाह से चलते हैं, वो टेम्पररी अपना वज़न घटा पाते हैं, लेकिन फिर उनका वज़न फिर बढ़ जाता है, उसको मेंटेन नहीं कर सकते। मैंने उन प्रकार की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जिनमें मेरी रुचि है। मुझे स्विमिंग का बहुत शौक़ है, मैं हफ्ते में 2 बार या 3 बार स्विमिंग करता हूँ। मुझे पैदल चलने का शौक़ है, मैं रोज़ 1 घंटा शाम को पैदल चलता हूँ, कभी मौका मिल जाए सुबह भी 1 घंटा चलता हूँ। मुझे एक्सरसाइज करने का, डायनेमिक मेडिटेशन करने का शौक़ है। डायनेमिक में अपने आप में काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। ये मेरा शौक़ है, मुझे पसंद है, तो ये मुझे भार जैसा नहीं लग रहा। मेडिटेशन भी हो जा रहा है और हेल्थ के लिए भी बेनिफिट हो जा रहा है। तो आपको स्वयं देखना होगा आपको क्या अच्छा लगता है ना। ये तो मैंने कुछ सजेशन दिए जो मुझे अच्छे लगते हैं। आपको अपनी रुचि रुझान के अनुसार चुनना होगा। हो सकता है किसी को डांस बहुत अच्छा लगता हो, वो भी स्विमिंग से कम नहीं है, स्विमिंग से भी ज़्यादा ताकत उसमें लगती है, जॉगिंग से कम नहीं है। आपको डांस का शौक़ है, अपनी पसंद का संगीत लगाइए और डांस करिए। 1 घंटे में कम से कम 400-500 कैलोरी खर्च हो जाएंगी, जॉगिंग के बराबर, फास्ट स्विमिंग के बराबर। तो कैलोरी खर्च करना हमें बढ़ाना है और कैलोरी की इनटेक हमें कम करनी है। बैलेंस क्या होगा? परफेक्ट बैलेंस वज़न घटाने के लिए वो है 300 से लेकर 400 कैलोरी का डेफिसिट। यदि मैं 2000 कैलोरी रोज़ खर्च कर रहा हूँ और 1600-1700 कैलोरी का भोजन ले रहा हूँ, तो करीब करीब 40 ग्राम 50 ग्राम वज़न प्रतिदिन घटेगा। स्लो प्रोसेस, 1 महीने में 1.25 किलो 1.5 किलो, बस यही सबसे बेस्ट उपाय है। यदि हमारे भीतर 400 कैलोरी से अधिक का डेफिसिट हुआ कि मैं खर्च कर रहा हूँ 2000 और भोजन ले रहा हूँ केवल 1400, 600 का डेफिसिट हो गया, तब हमारे ब्रेन में रेड अलर्ट सिग्नल्स पहुँच जाते हैं। ये एक इमरजेंसी सूचना, जैसे पुराने ज़माने में जब अकाल पड़ते थे, जंगल में हम आदिवासी हमारे पूर्वज रहा करते थे और भोजन नहीं मिल रहा किसी कारण से, पेड़ पौधों में फल फूल ख़त्म हो गए, बरसात नहीं हुई, अकाल पड़ गया और कई दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, तब हमारे ब्रेन को ये पता चलता है कि अब भोजन नहीं मिलने वाला,
तो वह इमरजेंसी सिस्टम शुरू कर देता है ऊर्जा को बचाने के। उदाहरण के लिए बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR जिसे कहते हैं वह कम हो जाता है। शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने में लगभग 50 कैलोरी प्रतिदिन खर्च होती हैं, प्रति घंटे खर्च होती हैं, यानी 1200 कैलोरी प्रतिदिन। जैसे ही ब्रेन को पता चलेगा कि भोजन की कमी हो गई है, वो हमारा टेम्परेचर ही नीचे कर देगा 1-2 डिग्री, ताकि इतनी कैलोरी टेम्परेचर मेंटेन करने में खर्च ना हो। और दूसरी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है वो सब स्लो डाउन हो जाएंगी। ताकि कैलोरी बचाई जा सके। और जैसे ही हम भोजन करेंगे, हमारा ब्रेन इस प्रकार के सिग्नल्स देगा हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को फैट में कन्वर्ट करके बचा लो, सुरक्षित कर लो। तो हमारे भीतर ग्लूकोज या प्रोटीन सब ग्लाइकोजन में और फैट में कन्वर्ट होने लगेंगे। ये आपातकालीन स्थिति है। प्रकृति में ऐसा था कि रोज़ तो भोजन सबको नहीं मिलते थे। हम भी कभी प्राचीन युग में जंगलों में रहा करते थे। साल के 365 दिन तो भोजन असंभव था, हो ही नहीं सकता था। तो शरीर में हमारे 2 प्रकार के सिस्टम हैं। एक यह है कि हम दिन प्रतिदिन भोजन करें और उससे कैलोरी प्राप्त करें, और जो एक्स्ट्रा भोजन है उसको हम फैट बना के डिपॉजिट कर लें, ताकि उन दिनों में काम आए जब अकाल पड़ गया, जब कई दिनों तक किसी कारणवश भोजन नहीं मिल सका, तब अपनी फैट हम गला के उससे कैलोरी प्राप्त कर लेंगे। अब परिस्थिति पूरी बदल गई। ना तो हम जंगल में रह रहे, ना हम शारीरिक परिश्रम कर रहे, ना हमें भोजन की कमी है। 365 दिन में से हम पूरे 365 दिन ही भोजन कर रहे हैं। कैलोरी कन्वर्ट होके फैट में डिपॉजिट तो होती जा रही हैं, लेकिन वो दूसरा मौका आ ही नहीं रहा कि फैट खर्च हो। तो मस्तिष्क को जैसे ही यह खबर मिली कि भोजन की कमी हो गई है, वह तुरंत फैट डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, रेड अलर्ट साइन। इसलिए कभी भी भोजन में इतनी कटौती ना करें कि 400 कैलोरी से ज़्यादा की कमी हो। 400 कैलोरी तक हमारा ब्रेन कन्फ्यूजन में रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि भोजन में कटौती हो गई। और अगर हम ये 2-2, 3-3 घंटे बाद थोड़ा ले रहे हैं, तो कभी भी ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना कम नहीं होगा कि रेड अलर्ट सिचुएशन बने। इस प्रकार से आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं भूखा हूँ। आपको एक भीतर से तृप्ति का एहसास होगा और आप बड़ी आसानी से 40-50 ग्राम वजन प्रतिदिन घटा सकेंगे। तो इस प्रकार के प्रयोग करके देखिए। एक दूसरा उपाय है भोजन को चबा चबा कर खाना। अगर आप 5-7 मिनट में भोजन कर लेते हैं तो कृपया करके उसको 15-20 मिनट का समय दीजिए। धीरे धीरे चबा चबा के लीजिए। इससे क्या होगा, चबाने से एक तो हम ज़्यादा स्वाद ले पाएंगे, ज़्यादा मेंटल सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा, कम भोजन से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दूसरी चीज़, जब हमारे पेट में भोजन पहुंचता है तो डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होती है और फिर फूड एब्जॉर्प्शन होता है। हम कुछ भी भोजन लें, फाइनली वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर मस्तिष्क में पहुंचता है। तो खाना खाने में और मस्तिष्क तक खबर पहुंचने में करीब 20 मिनट का गैप पड़ता है। पुनः दोहरा दूं, हमने खाना लिया और ब्रेन को खबर मिली, वह ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से मिलेगी। इसमें करीब 20 मिनट का गैप पड़ जाएगा। यदि हम जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हैं, हमको लगा जोर से भूख लगी और हम खाते जा रहे हैं, मस्तिष्क को जब तक पता चलेगा कि पेट भर गया है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी और हमने काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा खा लिया। इस विधि हमारा मोटापा बढ़ता है। यदि हम धीरे धीरे खाना खाएंगे आराम से, तो जैसे ही ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ेगा, मस्तिष्क को पता चलेगा कि पेट भर गया, तब हम रुक जाएंगे, अपने आप ही रुक जाएंगे। भीतर से लगेगा कि बस अब ज़रूरत नहीं। इसके लिए एक और उपाय आपसे कहता हूँ। कभी कभी हमारे मस्तिष्क को
प्यास में और भूख में अंतर पता नहीं चलता। तो अपने मस्तिष्क को हम धोखा दे सकते हैं। भोजन करने के पहले आप पानी पी लीजिए, आधा घंटा पहले। समझो आपको 1 बजे खाना लेना है, आप 12:30 बजे 2 गिलास पानी पी लीजिए। आप पाएंगे भूख में बहुत कमी हो गई। शायद हम प्यास को भूख समझ रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भीतर हो रही थी। यदि हमारी प्यास बुझ गई, भूख में कमी हो जाएगी, आप फिर कम भोजन करेंगे। चबा चबा के धीरे धीरे आराम से पूरा स्वाद लेते हुए कीजिए और आप पाएंगे बहुत कम भोजन में गहरी तसल्ली हो गई। और चूंकि आपको पता है कि 2-3 घंटे बाद फिर आप 100 कैलोरी, 150 कैलोरी, 200 कैलोरी लेंगे, आप पाएंगे कि फिर आपको, आपके मस्तिष्क को हड़बड़ी नहीं मचेगी कि ज़्यादा खा लें। हमको पता है हम दिन में 6-7 बार खाएंगे, थोड़ा 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 करके खाएंगे, 200 कैलोरी 7 बार लेंगे, पर्याप्त है। आप पाएंगे मोर देन सेटिस्फैक्शन। वो 3 बार के भोजन की बजाय ये ज़्यादा काम का होगा। तो कुछ लोगों के लिए यह विधि बड़ी कारगर होती है और दूसरे लोगों के लिए आप प्रयोग करके देखिए कौन सी बात आपको जमती है। वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमने पिछला जो भोजन किया था डिनर में, समझो रात को 8 बजे, तो करीब करीब सुबह के 8 बजे तक उससे प्राप्त सारी कैलोरी ख़त्म हो जाएंगी 12 घंटे में। 14 घंटे में तो पक्का। सुबह के 10 बजे तक पुराने भोजन की सारी कैलोरी ख़त्म हो गई। अब यदि हमने 2 घंटे और एक्सटेंड किया, 16 घंटे का ये फास्ट हो गया, अर्थात डिनर और नेक्स्ट फूड के बीच का जो गैप है वो 16 घंटे का। इस बीच के 8 घंटे में आप मज़े से 2 बार, 3 बार, 4 बार जैसा खाना हो खाइए, लेकिन 16 घंटे का फास्टिंग। अंग्रेजी में हम नाश्ता को ब्रेकफास्ट कहते हैं ना। अंग्रेज लोग मानते हैं कि रात भर तो हमने फास्टिंग की, अब ब्रेकफास्ट उपवास तोड़ रहे हैं। तो आप जो ब्रेकफास्ट या लंच लें वो 16 घंटे के बाद, इस बीच में आपने कुछ नहीं लिया। हाँ, पानी पी सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, इसमें कोई कैलोरी नहीं है, कैलोरी लेस फूड। कैलोरी वाला खाना 16 घंटे बाद। तो इसमें कम से कम 2 घंटे या 4 घंटे ऐसे बीतेंगे जब आपकी चर्बी गलेगी, डिनर से प्राप्त ऊर्जा खत्म हो चुकी, अब आपके फैट से ग्लूकोज बनेगा और काम आएगा। तो ये रोज़ रूटीन में ये हो जाएगा कि 16 घंटे आप उपवास करते हैं और 8 घंटे में आप अपने जितनी कैलोरी उपयुक्त हैं उतनी लेते हैं। तो प्रतिदिन की एक नई हैबिट बन जाएगी हमारे शरीर की कि अपनी फैट को गलाना, जो कि कई वर्षों से ऐसा नहीं हुआ। यदि हम प्राकृतिक ढंग से जीवन जी रहे होते एक आदिवासी के रूप में जंगलों में, तो ऐसा बार बार होता। साल में कम से कम 100 दिन तो ऐसे होते जब हमको भोजन ना मिलना था। तो उसी के लिए यह इमरजेंसी इंतजाम था कि फ़ैट डिपॉजिट हो जाए और बाद में फिर फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाए। क्यों ना हम इस प्राकृतिक इंतजाम को अपने प्रतिदिन का व्यवहार बना लें प्रैक्टिकली। और ये संभव है, बड़ी आसानी से संभव है। मैंने यह दूसरा प्रयोग भी किया है और इस दूसरे प्रयोग में भी खूब अच्छी सफलता मिली है। शुरुआत के 3 दिन या 4 दिन आपको थोड़ा सा लगेगा कि भूख लगी है, समय हो गया, वो पुरानी आदत बस। चौथे दिन या 5वें दिन के बाद आपको ऐसा लगना बंद हो जाएगा। इस नए सिस्टम में आपका शरीर एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने रात को 8 बजे डिनर लिया था तो अब इसको 16 घंटे बाद यानी दूसरे दिन अब आपको 12 बजे अपना पहला भोजन लेना है। तो दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक इन 8 घंटों में आप अपनी 1200 कैलोरी या 1400 कैलोरी जो भी आपके लिए सूटेबल है, लेने योग्य है, वह आप ले लीजिए। यदि आपको अपना वज़न मेंटेन करना है, आप नॉर्मल वेट हैं ऑलरेडी, तो आप 1600 या 2000 जितनी कैलोरी आपको ज़रूरत है कैलकुलेटेड, वो आप ले लीजिए। मनपसंद स्वाद वाली चीज़ें लीजिए और आप पाएंगे शरीर फिर से रिजुवनेट होने लगा। वो जो 2 या 4 घंटे मिले हैं जब हमारी फैट वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, एक नई प्रोसेस शुरू हुई
और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभकारी होगी। तो प्यारे मित्रों, इन सरल सी तरकीबों से अपने डिज़ायर्ड वेट को, स्टैंडर्ड वेट को हासिल किया जा सकता है और उसको नापने का एक सरल फार्मूला आप सब जानते ही होंगे शायद। अपनी ऊंचाई अगर आप मीटर्स में कैलकुलेट कर लें, फुट इंच में नहीं मीटर्स में, उसका स्क्वायर कर दें, वर्ग उसी का उसी में गुणा, और वज़न किलोग्राम में, तो किलोग्राम में वज़न उसको भाग दीजिए मीटर में ऊंचाई के स्क्वायर से। यदि भाग देने पर यह अंक 23 या इससे कम आता है तो आपका वेट नॉर्मल है। अलग अलग देशों में इस संख्या को अलग अलग माना जाता है। अमेरिका में भी लोग आजकल 25 को मानने लगेंगे, 25 तक नॉर्मल है, लेकिन हमारे देश के लिए 23 मैक्सिमम। इससे ऊपर हैं तो आप ओवरवेट हैं। फिर से दोहरा दूं, वजन किलोग्राम में और बटे ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई मीटर में। समझो आपकी ऊंचाई अगर 170 सेंटीमीटर है तो 1.7 इंटू 1.7 ये इसका स्क्वायर हो गया। तो किलोग्राम में इसका भाग दीजिए। यह अंक अगर 18.5 से लेके 23 के बीच में है तो आपका वेट इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार नॉर्मल है, इतना ही होना चाहिए। 23 से अगर ज़्यादा है तो सावधान, आप खतरनाक बीमारियों को निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं, रुक जाइए। और बड़ा आसान तरीका है अपना वज़न घटाना। थोड़ी सी फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें से क्या चुनना। फैट्स कई प्रकार के होते हैं, उसका विस्तृत वर्णन मैं जो किताब आपको PDF भेजूंगा उसमें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल टर्म्स थोड़े कठिन और जटिल होते हैं। उतने विस्तार में जाने की ज़रूरत भी नहीं, मोटे मोटे तौर से यही समझ लीजिए। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो हमको फैट्स की मात्रा घटानी है। हाँ, कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो भोजन से प्राप्त अक्सर नहीं होते और भोजन से ही हमको लेना होते हैं, हमारे शरीर में नहीं बनते। जो नॉन एसेंशियल हैं और एसेंशियल हैं, इनके फ़र्क को समझ लीजिएगा। एसेंशियल फैटी एसिड्स हमें भोजन से ही प्राप्त करने होंगे, हमारे शरीर में स्वयं नहीं बन सकते। और जो नॉन एसेंशियल हैं वो कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से कन्वर्ट करके हमारा शरीर खुद भी बना सकता है, उनकी बिल्कुल ज़रूरत हमको नहीं है। तो किस मात्रा में कौन सा फैट ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट में अलग अलग प्रकार के हैं, हमें कौन सा चुनना चाहिए? डायबिटीज़ के वाले के लिए कौन सा, नॉन डायबिटिक के लिए कौन सा, और प्रोटीन्स तो सभी के लिए ज़रूरी है। उसकी भी हमें एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक कॉमन सेंस हमें होना चाहिए। एक बात और अंत में कह दूं, फिर उसके बाद आपके सवाल लूँगा। सामान्यतः यह धारणा है कि हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेवारी डॉक्टरों पर है, अस्पतालों पर है, सरकार पर है। माफ़ कीजिए, डॉक्टर, अस्पताल और सरकार एक सीमित रोल निभा सकते हैं। बड़ी जिम्मेवारी हर व्यक्ति की स्वयं की अपनी है। जैसे शिक्षा प्राप्त करना हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, ध्यान करना, अध्यात्म में प्रगति करना हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। किसी और को इससे कुछ लेना देना नहीं है। धन कमाना, आजीविका अर्जित करना आपकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर व्यक्ति की अपनी है। ठीक इसी भांति हमें लेना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारी अपनी जिम्मेवारी है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि एन ऑन्स ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ए पाउंड ऑफ क्योर। 1 किलोग्राम इलाज की बजाय 1 ग्राम प्रिवेंशन, रोकथाम ज़्यादा उपयोगी है। हम सब जानते हैं आज के युग में इलाज कितना महंगा हो गया है, और जो चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, अवॉइड की जा सकती हैं, कम से कम उनकी जिम्मेवारी तो हम स्वयं लें।
रोड एक्सीडेंट्स को हम कहते हैं अवॉइडेबल, अवॉइड किया जा सकता था, कम से कम 99% किया जा सकता था। ठीक ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो अवॉइडेबल हैं। धूम्रपान से होने वाली बीमारियां, मद्यपान से होने वाली बीमारियां, ड्रग एडिक्शन से होने वाली बीमारियां, और इसी प्रकार की बीमारियों में मैं गिनता हूँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम को, जिसमें मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ आते हैं। प्रिवेंटेबल हैं, 100% ना सही तो कम से कम 80-90% प्रिवेंटेबल हैं। 10-20% ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। मेरे माता पिता को दोनों को डायबिटीज़ थी तो पक्का है मुझे डायबिटीज़ होगी, इससे बचना संभव नहीं, लेकिन बहुत हद तक प्रिवेंट की जा सकती है। बल्कि मैं तो ये भी देखता हूँ जो लोग ज़्यादा समझदार हैं वो अपनी जेनेटिक बीमारियों के रहते हुए भी एक सामान्य व्यक्ति से भी ज़्यादा अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति अपने भोजन की, व्यायाम की, परिश्रम की इतनी परवाह नहीं करता। लेकिन एक बार डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, तब हम ज़्यादा सावधान और सचेत हो जाते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, और हम एक एवरेज व्यक्ति से भी ज़्यादा बेहतर अपनी देखभाल कर सकते हैं। आप देखिएगा आपके चारों तरफ जो लोग डायबिटिक हैं और समझदार हैं, आप पाएंगे हो सकता है उनका लाइफ स्पेन एक अन्य सामान्य व्यक्ति की तुलना में जिसको बीमारी नहीं उससे भी अच्छा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की ज़्यादा अच्छे से देखभाल की। तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन सकता है। तो मैंने 25 किलो अपना वज़न घटाया है सन 92 से लेके अभी तक, और वो लगातार मेंटेन है, दोबारा कभी बढ़ा नहीं। किलो 1.5 किलो आगे पीछे होता रहता है, बस रहता वहीं कहीं, जहाँ 1 किलो बढ़ा फिर अगले हफ्ते में 1 किलो घटा लेता हूँ, क्योंकि ट्रिक अपने हाथ में आ गई। वो बिल्कुल सरल सी ट्रिक है, हर व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ एक बार अपना वज़न और ऊंचाई ज़रूर चेक कीजिएगा, और साल 6 महीने में एक बार चेक करते रहिए, देखते रहिए आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स 23 से ऊपर तो नहीं हो गया। अगर 23 से ऊपर हो गया है तो सावधान, समय आ गया कि हमको थोड़ा मेहनत करनी होगी। मैं आपको याद दिलाता हूँ, अंतरयात्रा नामक किताब में ओशो ने 3 बातों को बहुत महत्वपूर्ण कहा है। एक साधक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, अपने शरीर की देखभाल करने के लिए, यह शरीर हमारा मंदिर है जिसमें चैतन्य रूपी परमात्मा विराजमान है। इस मंदिर की सेवा करना, इसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। और 3 बातें उसमें बहुत महत्वपूर्ण ओशो ने गिनाई। एक है सम्यक भोजन, दूसरा है सम्यक श्रम, और तीसरा है सम्यक निद्रा। नींद का भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, विशेषकर आज की दुनिया में जो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ती चली जा रही है, उसका एक कारण है हमारी नींद डिस्टर्ब हो गई। अधिकांश लोग उतने घंटे नहीं सो रहे, उस क्वालिटी की नींद उन्हें नहीं मिल रही जैसी कि मिलनी चाहिए। लोग रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे तक लगे हुए हैं मोबाइल में, लैपटॉप में। एक दीवानगी सी छा गई है, नींद के घंटे कम होते जा रहे हैं, और वो जो नींद भी है वो क्वालिटी वाली नींद नहीं बची। आप दुनिया भर की खतरनाक न्यूज़ देख के, युद्धों और आतंकवाद की घटनाएं देख के, और षड्यंत्रकारी सीरियलों की कहानी देख देख के जब सोते हैं तो आपके भीतर ही वो एड्रेनलिन हार्मोन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन की बम्बार्डमेंट हो रही है। वो आपके हृदय को तेजी से धड़का रहे हैं, मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित करके उन्होंने रखा हुआ है। एक बेचैनी, परेशानी, खून की नसें सिकुड़ गई हैं, प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार की आप इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं उससे ऐसा ही होगा। सावधान हम अपने भीतर क्या ले जा रहे हैं, जिन सूचनाओं को हम अपने भीतर ले जा रहे हैं इनको भी मानसिक आहार में गिनिए। जिस प्रकार हम अनहाइजीनिक खाना नहीं खाते, समझो आप किसी रेस्टोरेंट में या ढाबे में पहुंचे और वहां आपने देखा कि टेबल के नीचे से चूहे दौड़ रहे हैं और एक कॉकरोच टेबल के ऊपर से निकल गया और मक्खियां भिन भिन आ रही हैं और बदबू आ रही है।
आप वहाँ भोजन नहीं करेंगे, निश्चित रूप से उठ के आप चल देंगे। यहाँ अनहाइजीनिक खाना है। क्या हम जो मानसिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह हाइजीनिक है? आपने कभी सोचा? जिस प्रकार की किताबें पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेज देख रहे हैं, टीवी की न्यूज़, अखबारों की खबरें, उत्तेजक करने वाली बातें, एक्साइटमेंट, सिर्फ मन ही उत्तेजित नहीं हो रहा है, ये साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा एक्साइटमेंट से गुजर रहा है। हमारे भीतर वो हार्मोन्स छूट रहे हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हृदय की गति को बढ़ाते हैं, जो हमें चैन से सोने ना देंगे। लंबे समय में हम पाएंगे हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए, मानसिक तनावों और अन्य मनोरोगों से हम ग्रसित हो गए। सावधान। ओशो ने जो 3 चीज़ें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण, हमें उनका ध्यान रखना ही होगा। एक आध्यात्मिक साधक होने के नाते सामान्य व्यक्ति से भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यह शरीर हमारा मंदिर है। ट्रीट इट एज ए टेम्पल। सम्यक भोजन, और भोजन में मानसिक भोजन भी शामिल है। जीवन में बहुत कुछ सत्यम शिवम सुंदरम घटित हो रहा है, उसे अपने भीतर ले जाइए, उस पे नज़र रखिए। माना कि बहुत कुछ खराब और नेगेटिव हो रहा है, होने दीजिए, आपने कोई ठेका ले लिया है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध की खबर पढ़ पढ़ के, सुन सुन के आप क्या कर लेंगे? आज तक क्या कर पाए? आपका कोई रोल नहीं है उसमें, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन बगीचे में खूबसूरत फूल खिला है, प्यारी सुगंध उसकी आ रही है, उसके पास जाके बैठेंगे तो ज़रूर रिलैक्स होएंगे। तो रिलैक्सेशन होना, प्रॉपर नींद होना, सकारात्मक विचारों को ग्रहण करना, इसको भी आप सम्यक भोजन में, सम्यक आहार में गिनिए। सिर्फ रोटी दाल चावल ही हमारा आहार नहीं है। वो जो इमोशनल और मेंटल चीज़ें हम अपने भीतर ले जा रहे हैं, उनमें से क्या ले जाने योग्य है, क्या अनहाइजीनिक नेगेटिव ले जाने के योग्य नहीं है, अपने भीतर मत ले जाइए। मैंने पिछले 40 साल से अखबार नहीं पढ़ा और कम से कम 25 साल हो गए मैंने टेलीविज़न नहीं देखा। मैं नहीं समझता कि मुझे कोई नुकसान हुआ। मैं बड़े मज़े में जी रहा हूँ। करना क्या है? थोड़ा सा सोचिए, आप भी विचार कीजिए, क्या हमें भीतर ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। और आप पाएंगे वास्तव में हम बिना काम का सिर दर्द अपने भीतर ले जा रहे थे। जो हमारे काम की बात है, जब तक मैं एक डॉक्टर की नौकरी कर रहा था तब तक मैं केवल मेडिकल साइंस की मैगजीन ही पढ़ा करता था बस। उस समय इंटरनेट का युग नहीं था, मैगजीन ही आती थी बस, ताकि उसमें मैं लेटेस्ट रहूं। बाकी दुनिया की मुझे कोई खोज खबर नहीं। बस ओशो का साहित्य पढ़ता था और मेडिकल साइंस की मैगजीन। और जब से मैंने नौकरी छोड़ी है, सिवाय ओशो के साहित्य अध्ययन के मैं और कुछ पढ़ता ही नहीं, और कुछ देखता ही नहीं। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सीमित छोटे से दायरे में है और मैं बहुत तृप्त हूँ, बहुत तृप्त हूँ। डीप सेटिस्फैक्शन। प्यारे मित्रों, इस प्रकार का संतोष प्रत्येक व्यक्ति को हासिल हो सकता है। तो ये थोड़ी सी बातें थीं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में मुझे कहनी थी।